हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 साइंस में चैप्टर 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और प्लीज़ साथियों, इस वीडियो को आप लास्ट देखिए और आप कॉपी पे लेके बैठ जाइए और इसको मिलाते हुए अध्ययन करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। देख सकते हैं यहाँ भी यही चीज़ लिखा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें आपको अध्ययन करना है सुरक्षा युक्ति, फ्यूज तार, भू संपर्क, नेस्ट चुम्बक और उसके गुण, नेस्ट चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और उसके गुण, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, नेस्ट परिनालिका, नेस्ट विद्युत चुम्बक, नेस्ट फ्लेमिंग वाम हस्त नियम विद्युत मोटर, यानी वाम हस्त का मतलब बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जनित, नेस्ट घरेलू विद्युत परिपथ। तो इसमें पहली हेडिंग है चुम्बक के ध्रुव, यानी चुम्बक जो है उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। देख सकते हैं आप, उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तरोन्मुखी ध्रुव अथवा उत्तर ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा जो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है उसे दक्षिणोन्मुखी ध्रुव अथवा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? एक मैग्नेट के चारों ओर के क्षेत्र जिसमें चुंबक का पता लगाया जा सकता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं? चुंबक के चारों ओर बहुत सी रेखाएं बनती हैं जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल कर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती प्रतीत होती हैं। इन रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषता क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र नंबर 1 क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में समाहित हो जाती हैं। नेक्स्ट, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, यह होता है। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। नेक्स्ट, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है। यह आपको ध्यान देना साथियों। इसके बाद दो चुंबकीय रेखाएं कभी एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती हैं। धारावाही चालक चारों ओर विद्युत क्षेत्र। चलो इसको हम अध्ययन करते हैं। अब नेक्स्ट धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या है? नंबर 1, एक धातु चालक से गुजरने वाली विद्युत धारा इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। नेक्स्ट, जब एक धारावाही चालक को द्विसूचक सुई के पास और उसके सुई के समांतर ले जाते हैं तो विद्युत धारा की बहाव की दिशा दिक्सूचक के विचलन की दिशा को उत्क्रमित कर देता है, जो कि विपरीत दिशा में होता है। नेक्स्ट, यदि धारा में वृद्धि की जाती है तो दिक्सूचक के विचलन में वृद्धि होती है। जैसे जैसे चालन में धारा की वृद्धि होती है वैसे वैसे दिए गए बिंदु उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी बढ़ता जाता है, यानी बढ़ता है। नेक्स्ट, जब हम एक कंपास दिक्सूचक, कंपास क्या है? सुई होती है वही जो दिशा बताती है, दिक्सूचक मतलब दिशा बताने वाला, को धारावाही चालक से दूर ले जाते हैं तो सुई का विचलन कम हो जाता है। नेक्स्ट, तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट, किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है। नेक्स्ट, जैसे जैसे विद्युत धारा वाही सीधे चालक तार से दूर हटते जाते हैं
उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्री वृत्तों का साइज बड़ा हो जाता है। अब देख सकते हैं इधर, तो अब देख सकते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है, यानी दाएं हाथ का नियम, यानी हस्त मतलब हाथ। अब कल्पना कीजिए कि आप दाहिने हाथ में विद्युत धारा वाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। देख सकते हैं अंगूठा है, ये विद्युत धारा को संकेत कर रहा है। देखो ऊपर चिन्ह लगा है ऐसे ना, तो संकेत करता है। तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। इस नियम को दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। इस नियम को मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। अगर कार्क स्क्रू नियम आ जाए और दक्षिण हस्त का नियम आ जाए तो समझो एक ही है। इसको फिगर आप बना लीजिए, चित्र बना लीजिए आप इसका चित्र। अब नेक्स्ट है क्या, विद्युत धारा वाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र हेडिंग है। अब आगे क्या है, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। इसी प्रकार किसी विद्युत धारावाही पास के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्री वृत्तों का साइज तार से दूर जाने पर निरंतर बड़ा होता जाता है। अब चलिए यहाँ तक आप नोट कर लीजिए साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब क्या है नेक्स्ट, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र के गुण। नंबर 1, वृत्ताकार पास के केंद्र पर इन बृहद वृत्तों के चाप सरल रेखाओं जैसे प्रतीत होने लगते हैं। नेक्स्ट, विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती हैं। नेक्स्ट, पास के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं। देखते हैं चित्र बना हुआ है, फिगर इसका आप अध्ययन कर लेंगे, इसको बना लेंगे कॉपी पर या रफ में। अब नेक्स्ट क्या है, किसी विद्युत धारावाही, देखिए धारा यहाँ से धारा चलिए ऐसे जा रही है, अब इधर नीचे भी ऐसे जा रही है। इसके बाद किसी विद्युत धारावाही तार के किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा का अनुलोमत निर्भर करता है। यदि हमारे पास n फेरों की कोई कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में एकल फेरों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना n गुना अधिक प्रबल होगा। इसका कारण यह है कि प्रत्येक फेरों में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा समान है, अतः व्यक्तिगत फेरों के चुंबकीय क्षेत्र संयोजित हो जाते हैं। अब परिनालिका क्या है, पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। अब देख लो ये लिपटा हुआ है साथियों, इसको आप फिगर बना सकते हैं, समझाया गया है। अब परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या है। जब विद्युत धारा किसी परिनालिका से होकर गुजरती है तो इसका एक सिरा चुंबक के उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, जबकि दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। दो सिरा है, पहला सिरा ए है और दूसरा सिरा ए है। अब परिनालिका के भीतर और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण क्या है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती हैं। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले ली हूँ साथियों। चलिए थोड़ा ये है, इसको भी पूरा कर देता हूँ। चलिए अब इसको अध्ययन कर लीजिए। अब यह निर्दिष्ट करता है कि परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है अथवा परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनालिका के भीतर क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती हैं। परिनालिका चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं
के इस गुण का उपयोग विद्युत चुम्बक बनाने में किया जाता है। परिनालिका के भीतर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि यहाँ पे है, इसका अध्ययन आपको कर लेना है। यहाँ तक पूरा, यहाँ तक मैंने यहाँ तक पूरा कर लेना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जहाँ तक मैंने टिक किया हूँ। अब नेक्स्ट है विद्युत चुम्बक क्या है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुम्बक बनाने में किया जाता है। इस प्रकार बने चुम्बक को विद्युत चुम्बक कहते हैं। देख सकते हैं ये बना हुआ है। साधारण विद्युत चुम्बक क्या है, लोहे की कील है, देख सकते हैं कुंडली तार लपेटा गया है, इस पर तार है, बैटरी है, एक प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस है। अब क्या है, अब विद्युत चुम्बक के गुण। नंबर 1, समानता, इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को परिनालिका में फेरों की संख्या और विद्युत धारा जैसे नियंत्रण करने वाली विभिन्न कारकों के द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। नेक्स्ट, परिनालिका से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का ध्रुवत्व प्रवाहित विद्युत की दिशा में परिवर्तन कर उत्क्रमित किया जा सकता है। नेक्स्ट, विद्युत चुम्बक और अस्थायी चुम्बक में अंतर क्या है। एक तरफ कॉलम में विद्युत चुम्बक, दूसरे कॉलम में अस्थायी चुम्बक। नंबर 1, विद्युत चुम्बक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समानतः अधिक प्रबल होता है। अब अस्थायी चुम्बक क्या है, समानतः इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कम प्रबल होता है, इसका विपरीत है। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को परिनालिका में फेरों की संख्या और विद्युत धारा जैसे नियंत्रण करने वाली विभिन्न कारकों के द्वारा नियंत्रित की जा सकती है, इसमें अस्थायी चुम्बक में। नंबर 2, अस्थायी चुम्बक के चुंबकीय क्षेत्र की ताकत अस्थायी होता है, परंतु तापमान में परिवर्तन कर इसे कम किया जा सकता है। नंबर 3, इसकी ध्रुवता धारा में परिवर्तन कर उत्क्रमित किया जा सकता है, इसमें अस्थायी चुम्बक में। नंबर 3, इसकी ध्रुवता में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब नंबर 4, विद्युत चुम्बक में विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सामान्यतः मृद लोहे का प्रयोग किया जाता है, यानी उपयोग किया जाता है मृद लोहे का। नंबर 4, इसमें अस्थायी चुम्बक बनाने में इस उद्देश्य के लिए कोबाल्ट या स्टील का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसको जो है आप अध्ययन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यानी फ्लेमिंग के वाम हस्त माने बाएं हाथ का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछा गया, कई बार पूछा गया है, बाएं हाथ दाएं हाथ दोनों पूछे जाते हैं। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल, यानी बल पर कार्य अंगूठा करता है, बल आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। इसी नियम को फ्लेमिंग वाम हस्त यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। अब देख सकते हैं अंगूठा है, चुंबकीय क्षेत्र बताइए उंगली, दूसरा जो है देखिए अब विद्युत धारा बताएगी, यहाँ पे बल कार्य करेगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब थोड़ा इसमें और अध्ययन करिए। इसी नियम के आधार पर विद्युत मोटर कार्य करता है। विद्युत मोटर विद्युत जनित ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन तथा विद्युत मापक यंत्र कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिनमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है। MRI इसका पूरा नाम है, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। यह एक विशेष तकनीक है जिससे शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार बनता है। इन प्रतिबिंबों का विश्लेषण कर बीमारियों का निदान किया जाता है। मानव शरीर के 2 भाग जहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नंबर 1 क्या है, मानव मस्तिष्क। नंबर 2 मानव हृदय। विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर एक घूर्णन युक्त है
जिसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। युक्त का उपयोग विद्युत पंखे, रेफ्रिजरेटरों, विद्युत मिक्सी, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर आदि का प्रयोग किया जाता है। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है? विद्युत मोटर का कार्य करने का सिद्धांत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। चुंबकीय क्षेत्र के लौह कोर पर लिपटी कुंडली से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह एक बल का अनुभव करती है, जिससे मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगता है। कुंडली के घूमने की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार होता है। यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है। देख सकते हैं आप। देखिए ये बना हुआ है, यानी चुम्बक जो है दो भागों में ठहरता है, यानी यन का मतलब नॉर्थ और दूसरा क्या है, ये साउथ, यानी उत्तर दक्षिण दिशा में चुम्बक ठहरता है। अगर छोड़ दिया जाए तो अस्थायी रूप से पूछा जाता है एग्जाम में कि चुम्बक को अस्थायी रूप से छोड़ दिया जाए किधर ठहरेगा, तो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ठहरेगा। जैसे आप चित्र में बना हुआ है देख सकते हैं। अब आगे क्या है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय की भूमिका। विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। दिक् परिवर्तक एक युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देता है। दिक् परिवर्तक वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे दिक् परिवर्तक कहते हैं। अब देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब व्यावसायिक मोटरों के गुण। व्यावसायिक मोटर एक शक्तिशाली मोटर होता है। इसके निम्न गुणों के कारण यह शक्तिशाली होता है। नंबर 1, अस्थायी चुम्बकों के स्थान पर विद्युत चुम्बक प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट, विद्युत धारा वाही कुंडली में फेरों की संख्या अत्यधिक होती है। नेक्स्ट, कुंडली नरम लोह कोड पर लपेटी जाती है। वह नरम लोह कोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलकर आर्मेचर कहलाते हैं। इसे से मोटर की शक्ति में वृद्धि होती है, यानी जितना कुंडली में लपेटा रहेगा उतने जो है अधिक कार्य करेगा। अब नेक्स्ट है क्या, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने किया था। फैराडे की इस खोज ने किसी गतिशील चुम्बक का उपयोग किस प्रकार विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। चुम्बक को कुंडली की ओर ले जाने पर कुंडली के परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जैसे गैल्वेनोमीटर की सुई के विक्षेप द्वारा इंगित किया जाता है। कुंडली के सापेक्ष चुम्बक की गति एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करती है, जिसके कारण परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है। यदि इससे प्रवाहित विद्युत धारा शून्य है तो इसका संकेतक शून्य पर रहता है। यह अपने शून्य चिन्ह के या तो बाईं ओर या दाईं ओर विक्षेपित हो सकता है। यह विक्षेपित विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है। जैसे क्या होता है मीटर में, मान लो मीटर है, यहाँ बीच में है, यहाँ 0 है, यहाँ सुई चली तो कभी कभार इधर भी रहेगी और इधर भी जाएगी, क्योंकि सुई घूमेगी, जितना अधिक रहेगा उतना वोल्टेज बताएगी। तो वही है। अब नेक्स्ट है, किसी कुंडली में विद्युत धारा में प्रेरित करने के विभिन्न तरीके। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के तरीके क्या हैं? कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराकर कुंडली के चारों ओर
चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कराकर कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराकर प्रेरित धारा उत्पन्न करना अत्यधिक सुविधाजनक है। आप देख सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। चलिए थोड़ा इसको अध्ययन कर लेना है आपको। इधर है, देख सकते हैं। अब फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम क्या है? देखो, दहिना हाथ है, ये अंगूठा क्या करता है? चालक की गति, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये चालक में प्रेरित विद्युत, अब विद्युत धारा, गति क्षेत्र, प्रेरित विद्युत धारा। अब दक्षिणवर्त का नियम है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त का नियम क्या है? दक्षिण हस्त का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार देख सकते हैं, इस नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दिशा के परस्पर लंबवत हों। ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक के प्रवाहित धारा की दिशा की वो संकेत करती हैं, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आवर्तित बल की दिशा की ओर संकेत करेगी। इस नियम को फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उम्मीद करता हूँ साथियों स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। नेक्स्ट अब क्या है? विद्युत जनित्र यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर। विद्युत जनित्र क्या है? विद्युत जनित्र द्वारा विद्युत ऊर्जा या विद्युत धारा निर्माण किया जाता है। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक आयताकार कुंडली ABCD को अस्थाई के लंबवत होती है, तब कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत जनित्र फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पर आधारित है। देख सकते हैं, ये विद्युत जनित्र है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बना लीजिए, बल्कि आप लोग। इसमें क्या है? वलय R1 R2 B1 B2 ब्रुश, और उसके बाद फिर अब इधर R1 B1 इधर है, BA CO इधर है। देख सकते हैं, बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इधर देखो, एक ग्लेनोमीटर लगा है। देखो G लिखा है ना, ग्लेन में एक लगा है मीटर। अब संरचना इसकी क्या है? अस्थाई चुंबक। कुंडली को अस्थाई प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में दो ध्रुवों के बीच रखा जाता है। आर्मेचर। विद्युत रोधी तार के अधिक फेरों वाली आयताकार ABCD एक नर्म व लोहे के कोर पर लपेटी जाती है। लोहे थोड़ा टाइप होने में ऐसे हो गया है। लोहे के नर्म कोर पर लपेटी जाती है, उसे आर्मेचर कहते हैं। बिले क्या है? यानी वलय। वलय 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 क्या है? कुंडली के दो सिरे को ब्रास वलय R1 तथा R2 से संयोजित होते हैं। जब कुंडली घूर्णन गति करती है तो वलय R1 और R2 भी गति करते हैं। नंबर 4 ब्रुश क्या है? दो स्थिर चालक ग्रेफाइट ब्रुश B1 B2 पृथक पृथक रूप से क्रमशः वलय R1 R2 को दबाकर रखती हैं। दोनों ब्रुश B1 और B2 कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा को बाहरी परिपथ में भेजने का कार्य करती है। धुरी क्या है? दोनों वलय R1 और R2 धुरी से इस प्रकार जुड़ी रहती हैं कि बिना बाहरी परिपथ को हिलाए वलय स्वतंत्रतापूर्वक घूर्णन करती है, गति करती है। गैल्वेनोमीटर क्या है? प्रेरित विद्युत धारा को मापने के लिए ब्रशों के बाहरी सिरों को गैल्वेनोमीटर के दोनों टर्मिनलों में जाता है। उसके बाद फिर इसका कार्य क्या है? कार्यविधि। एक आयताकार कुंडली ABCD
एक आयताकार कुंडली ABCD जिसे अस्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच क्षैतिज रखा जाता है। कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाया जाता है। कुंडली की भुजा AB ऊपर की ओर तथा CD नीचे की ओर गति करती है। कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियमानुसार प्रेरित चुंबकीय विद्युत धारा AB भुजा में AB, CD भुजा में CD की ओर बहता है। देख सकते हैं नंबर 6, प्रेरित विद्युत धारा बाह्य विद्युत परिपथ में B2 से B1 की दिशा की ओर प्रवाहित होती है। अर्धघूर्णन के पश्चात भुजा CD ऊपर की ओर तथा भुजा AB नीचे की ओर जाने लगती है। फलस्वरूप इन दोनों भुजाओं में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है। DCBA के अनुदिश प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बाह्य परिपथ में विद्युत धारा की दिशा B1 से B2 होती है। नंबर 8, प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात बाह्य परिपथ में विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित होती है। ऐसी विद्युत धारा जो समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। विद्युत उत्पन्न करने की इस युक्ति को प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र AC जनित्र कहते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको साथियों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और मैं उम्मीद करता हूँ साथियों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेट करंट। AC विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे प्रत्यावर्ती AC धारा कहते हैं। AC धारा कहते हैं। विद्युत उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। विद्युत उत्पन्न करने की युक्ति को प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र कहते हैं। देख सकते हैं अब दिष्ट धारा क्या है यानी डायरेक्ट करंट। दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट AC विद्युत धारा जिसका प्रवाह एक ही दिशा में होती है दिष्ट धारा कहते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे फिगर बना हुआ है। करंट धारा ऊपर देखो ऊपर जा रही है प्रवाहित हो रही है और इधर भी प्रवाहित हो रही है। अब अल्टरनेट मतलब देखो जैसे धारा यहाँ से गई ऐसे है देखो ऐसे है तो ऐसे जाने के बाद क्या हो धारा ऐसे लगातार प्रवाहित नहीं हो रही अल्टरनेट। अब ये डायरेक्ट हो रही है तो दोनों का आपको अध्ययन करना है। इसका भी दोनों फिगर बना लीजिए। मैं फिर समझा दे रहा हूँ। ऐसे यहाँ कोई धारा यहाँ से चली मान लो तो लगातार जाकर नीचे आ गई ऐसे हो जा रहा है तो क्या है ये जो है अल्टरनेट करंट है। और डायरेक्ट करंट में सीधे धारा यहाँ से यहाँ चली गई पूरा ऐसे चली जाएगी। अब इसमें जो है धारा क्या है धारा यहाँ से यहाँ जा रही है। अब इसका अध्ययन आप कर लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा क्या है प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में अंतर क्या है। प्रत्यावर्ती धारा यह एक निश्चित समय अंतराल पर अपनी दिशा बदलती रहती है। इसे विद्युत जनित्र द्वारा उत्पन्न किया जाता है। दिष्ट धारा क्या है सेल या बैटरी से उत्पन्न होता है दिष्ट धारा। अब प्रत्यावर्ती धारा विद्युत जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा का लाभ यह है कि विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों तक बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा 1/100 यस पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती है। प्रत्यावर्ती धारा जो विद्युत धारा समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। भारत में विद्युत धारा हर 1/100 सेकंड के बाद अपनी दिशा उत्क्रमित कर लेती है। समय अंतराल 1/100 प्लस 1/100 बराबर 1/50 सेकंड। कैसे होगा जैसे 1/100 चलिए मैं बता दूं जैसे 1/100 प्लस 1/100 इसका जब हल करेंगे तो क्या आएगा बराबर 2/100 एलसीएम आ जाएगा। तो इसका 2 का नाम 2 और 50 दूनी 100 यानी 1/50 आ जाएगा। तो वही है। चलिए अब देख सकते हैं फिर समझा देता हूँ एक बार। देखो जैसे 1/100 है प्लस 1/100 है
तो बराबर क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम सब ही आएगा। इधर 1 + 1 2 आएगा, तो 2 कारण 2 का नाम 2 और 50 दूनी 100, यानी 1/50। 1/50 देखो आया है ना। तो जब फिर 50 को 1 में भाग देंगे तो 50 वोल्टेज निकल के आ जाएगा, यही देख सकते हैं। अब लाभ क्या है, प्रत्यावर्ती धारा को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है, यानी प्रेषित माने भेजा जाएगा। हानि क्या है, प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं किया जा सकता। अब दिश धारा क्या है, जो विद्युत धारा अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती दिश धारा कहलाती है। दिश धारा को संचित कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। थोड़ा मैं ये बताने भूल गया, तो चलिए देख लेते हैं। देखो इस एक पॉइंट है 0.10, फिर यहाँ पे देखो 0.02, फिर 0.03। इसका फिगर ले करके आप स्क्रीनशॉट इसको भी ले लीजिए आप। अब नेक्स्ट है साथियों, सुदूर स्थानों पर प्रेषित करने में ऊर्जा का क्षय होता है। स्रोत क्या है, सेल, बैटरी, संग्राहक सेल। घरेलू विद्युत परिपथ क्या है, 3 प्रकार की तारें प्रयोग में लाई जाती हैं, यानी विद्युन्मय तार यानी धनात्मक, यानी लाल विद्युत रोधी आवरण, ये लाल रहेगा, धनात्मक लाल। उदासीन तार ऋणात्मक होता है, काला विद्युत रोधी काला होता है। अब भूसंपर्क तार हरा विद्युत रोधी आवरण, यानी जो जमीन में गड़ेगा तार वो होता है क्या, हरा होता है। और काला क्या होता है, ऋणात्मक होता है। लाल क्या होता है, धनात्मक होता है। इसको आपको अध्ययन कर लेना है साथियों, वो बोर्ड में इसे दिखा देना है। उसके बाद फिर भारत में विद्युत में तार तथा उदासीन तार के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। खंभा, मुख्य आपूर्ति, फ्यूज, विद्युत मापी मीटर, वितरण बॉक्स, पृथक परिपथ। देख सकते हैं भूसंपर्क तार देखो हरा से दर्शाया गया है, यहाँ तक आया है। और उसके बाद विद्युतमय तार लाल से है, लाल रेड। उदासीन तार देखिए, उदासीन तार जो है देखो ये जहाँ चला गया है, उदासीन तार काला होता है। काला क्या है, उदासीन तार है। उदासीन तार देखो काला बना हुआ है, उदासीन तार काला है, ऋणात्मक भी है, ऋणात्मक है। अब भूसंपर्क तार देखिए, इसके बारे में, यदि संधारित्र या सांद्रित के धात्विक आवरण में विद्युत धारा का क्षरण होता है तो यह हमें विद्युत आघात से बचाता है। यह धारा के क्षरण के समय अल्प प्रतिरोध पथ प्रदान करता है। घरेलू परिपथ में भूसंपर्क तार लगाने के फायदे क्या हैं। भूसंपर्क तार एक सुरक्षा उपाय है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई उपकरण के धात्विक आवरण में विद्युत धारा आ जाती है तो इसका उपयोग करने वाला व्यक्ति को गंभीर झटका न लगे। इस तार को घरेलू परिपथ के अलावा इसका एक और छोर भूमि में गहराई में दबी हुई धातु की प्लेट से संयोजित किया जाता है, यानी कोई ज़मीन में गाड़ करके धातु का या लोहा गाड़ करके उसी में जो है इसको लगा दिया जाता है। अब लघु पथन शॉर्ट सर्किट, जब अकस्मात विद्युतमय तार व उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो विद्युत तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, कहें तार शॉर्ट हो गया, परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है, अतिभारण हो जाता है। अतिभारण क्या है, जब विद्युत तार की क्षमता से ज़्यादा विद्युत धारा खींची जाती है तो यह अतिभारण पैदा करता है। कारण नंबर 1 आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि। नंबर 2 एक ही सर्किट में बहुत से विद्युत संधारित्रों को संयोजित करना। ये साथियों ये है, इसके नियम कुछ हैं, कारण हैं। और लास्ट हेडिंग है सुरक्षा युक्तियाँ। नंबर 1 विद्युत फ्यूज, नंबर 2 भूसंपर्क तार, नंबर 3 मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी MCB,
MCB होता है ना, MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो साथियों इसको आप वीडियो रोक करके या कहे जैसे आप इसका अध्ययन करिए, क्योंकि यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इस तार के बारे में भी पूछा गया है। आप इसका फिगर बना लीजिए, पूरे फिगर बना लीजिए। इसमें देखो फिगर का अध्ययन कर लीजिए। इसमें क्या होता है, एक विद्युत प्रदाय बोर्ड होता है फ्यूज तार का, विद्युत मापी देखो लगा हुआ है, और वितरण बॉक्स मुख्य रूप से इसमें है, और 200 वोल्ट यहाँ पे है। ये सब फिगर आप बना लीजिए पूरा, क्योंकि बहुत इसमें लाल हरा काला तीनों हैं, और प्रत्येक तार का क्या कार्य है इसमें बताया गया है। आप पूरा बना लीजिए इसको। तो साथियों ये वीडियो हो पूरा। अब इसका अध्ययन आप करिए, 1-2 बार देख लेंगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और जो लोग साथियों नए चैनल विजिट किए हैं साथी या हमारी भाई बहन, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे। और सभी भाई बहन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आप लोग इतनी देर से जुड़े रहे इसके लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।